हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारे वेबसाइट पे संस्कृत का लाइव टेस्ट चल रहा है तो आप लोग टेस्ट भी दे लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं। ए ऑप्शन है इंग्लैंड से, बी ऑप्शन है फ्रांस से, सी ऑप्शन है नीदरलैंड से, डी ऑप्शन है भारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित हैं। तो ये फ्रांस से संबंधित हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश कहा जाता है। ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है फिनलैंड को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौनों का देश कहा जाता है। तो पौनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। ए ऑप्शन है परिमाण, बी ऑप्शन है दिशा, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सदिश राशि होती है और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यानी ए और बी दोनों होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। ए ऑप्शन है निकेल एवं क्रोमियम, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन एवं कार्बन, सी ऑप्शन है निकेल एवं कार्बन, डी ऑप्शन है नाइलॉन एवं क्रोमियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो निकेल एवं क्रोमियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर है। ए ऑप्शन है ओम के, बी ऑप्शन है वोल्ट के, सी ऑप्शन है एम्पियर के, डी ऑप्शन है किलोवाट घंटा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर है। तो जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। ए ऑप्शन है ओम, बी ऑप्शन है कूलम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। ए ऑप्शन है मानोमीटर, बी ऑप्शन है वोल्टामीटर, सी ऑप्शन है आमीटर, डी ऑप्शन है वोल्टमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं तो वोल्टमीटर कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। यहाँ पे आपको बताना है शक्ति का एसआई मात्रक। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है वोल्ट, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ
यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के इस मॉडल पेपर में 48 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है। ए ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, बी ऑप्शन है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी ऑप्शन है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तल लेंस होता है ये किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो किसके बराबर होता है, तो v बटा u के बराबर होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आवर्धन का कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, ये मात्रक विहीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो कौन सा संबंध है इसमें से, तो जो वक्रता त्रिज्या होता है ये फोकस दूरी के दुगुना होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में ए ऑप्शन है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, बी ऑप्शन है अवतल लेंस होता है, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस होता है, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। ए ऑप्शन है कार्निया पर, बी ऑप्शन है आइरिस पर, सी ऑप्शन है रेटिना पर, डी ऑप्शन है पुतली पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ए ऑप्शन है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी ऑप्शन है प्रेरित विद्युत धारा पर, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी ऑप्शन है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है गोबर गैस, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण केवल कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एथेनोइक अम्ल में सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं,
तो 7 सुर होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है। ए ऑप्शन है धीमी, बी ऑप्शन है तीव्र, सी ऑप्शन है बराबर, डी ऑप्शन है अति तीव्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है तो धीमी हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए 2Cu + O2 ये मिलकर आपस में क्या बना रहा है, 2CuO बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे समीकरण CaCO3 ये उष्मा जब इसको दिया जा रहा है तो ये 2 भागों में टूट जा रहा है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो Fe3O4 प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। ए ऑप्शन है 6 से 6.8 के बीच, बी ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच, सी ऑप्शन है 2.1 से 3.8 के बीच, 5.1 से 5.8 के बीच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच में कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन आयनिक यौगिक है, तो CaCl2 आयनिक यौगिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है गोल्ड, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो यहाँ आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो जो गोल्ड होता है यानी जो सोना होता है ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ए ऑप्शन है 22 कैरेट में, बी ऑप्शन है 24 कैरेट में, सी ऑप्शन है 20 कैरेट में, डी ऑप्शन है 12 कैरेट में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। ए ऑप्शन है 0.01%, बी ऑप्शन है 0.05%, सी ऑप्शन है 0.03%, डी ऑप्शन है 0.02%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो कितनी है, तो 0.03% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल
अम्ल का अणुसूत्र होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका PDF हम बिल्कुल आपको फ्री में देंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगा आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और जहां से PDF डाउनलोड होता है वहां से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? इसमें से आपको बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए COOH होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो 3 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? तो 7 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है? ए ऑप्शन है जाइगोट, बी ऑप्शन है अंडाणु, सी ऑप्शन है शुक्राणु, डी ऑप्शन है वीर्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है तो क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? ए ऑप्शन है लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, बी ऑप्शन है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, सी ऑप्शन है अनुवांशिकी, डी ऑप्शन है विभिन्नता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है? ए ऑप्शन है हरा पेड़ पौधा, बी ऑप्शन है मेढक, सी ऑप्शन है ग्रास ऑपर, डी ऑप्शन है सर्प। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैदानिक पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये उत्पादक होते हैं। और हरे पेड़ पौधे को कौन खाते हैं? ग्रास ऑपर यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुए। और ग्रास ऑपर को कौन खाता है? मेढक खाता है, तो मेढक यहाँ पे द्वितीय उपभोक्ता हुआ। और मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है, तो सांप यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता हुआ। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन तृतीय उपभोक्ता है? तो यहाँ पे सर्प यानी सांप क्या हो जाएगा? तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है? ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है तो एनीमिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए ऑप्शन है स्वपोषी, बी ऑप्शन है मृतजीवी, सी ऑप्शन है समभोजी, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन ऑक्सीन है? ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है हार्मोन, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन क्या है? एक पादप हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है? ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन है
में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है विस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है मधुमेह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं, लेकिन इसमें निषेचन नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ए ऑप्शन है सरसों, बी ऑप्शन है गुड़हल, सी ऑप्शन है पपीता, डी ऑप्शन है मटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो पपीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है ईस्ट में, सी ऑप्शन है मलेरिया में, डी ऑप्शन है पैरामीशिया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज जिसे कहते हैं किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है साफ जल में, बी ऑप्शन है गंदा जल में, सी ऑप्शन है मीठा जल में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो ये गंदा जल में उत्पन्न होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है साफ, बी ऑप्शन है गंदा, सी ऑप्शन है मीठा, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो ये साफ जल में उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। ए ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर में, बी ऑप्शन है एक्सोस्फीयर में, सी ऑप्शन है आयनोस्फीयर में, डी ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ अभी आप लोग जाइए वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। और वेबसाइट पे संस्कृत का टेस्ट चल रहा है तो आप लोग संस्कृत का टेस्ट दीजिए, जिसका अंतिम समय है 8:30 बजे। 8:30 बजे से पहले आप लोग संस्कृत का टेस्ट दे लीजिए। जाइए वहां पे आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और संस्कृत का टेस्ट दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।